गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए फिजिक्स में एक नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति। पहले तो आज का ये जो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे कि वास्तव में सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति क्या है, और इसके कुछ जो स्पेशल टर्म्स हैं उनको हम इस इंट्रोडक्टरी पहले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसी टर्म के बिहाफ पे ये चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, जैसे आवर्ती गति क्या होता है, दोलनी गति क्या होता है और सरल आवर्त गति क्या है। तीनों के बीच में अंतर जानना जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि आवर्ती गति और दोलनी गति को ही हम लोग कई बार ना सरल आवर्त गति मानते हैं, है ना। तो बेसिक सा जो अंतर है आवर्ती गति में, सबसे पहला पॉइंट जो आवर्ती गति में आप लोग को याद रखना है कि सर, जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोबारा दोबारा क्या करे, रिपीट करे। मतलब सर, इसमें पथ की पुनरावृत्ति होती है। पथ की पुनरावृत्ति होती है मतलब एक ही चीज को वो बार बार क्या करे, रिपीट करे। ठीक है, जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और आप देख रहे हैं ये पूरी घटना होने में 365 दिन 5 घंटे 43 मिनट कुछ ऐसा आप लोग के आसपास का समय लगता है। तो लगभग 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी एक परिक्रमा पूरा कर रही है और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, कई हजार सालों से चल रहा है। तो पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना कैसी गति हो गई सर? आवर्ती गति हो गई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, पाथ कैसा भी हो, पाथ सर्कुलर हो सकता है, पाथ एलिप्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब एक फिक्स टाइम पीरियड में जब अपने मोशन के कहना चाहिए कि निश्चित पथ पे क्या हो, पथ की पुनरावृत्ति हो, मतलब निश्चित पथ है। दूसरा, समय अंतराल भी क्या रहता है? समय अंतराल भी इसमें फिक्स रहता है। समय अंतराल भी कैसा रहता है सर? निश्चित रहता है। जैसे मैंने अभी कहा, पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगभग 365 दिन 6 घंटे का आसपास का समय लेती है और इस तरीके से हम लोग हर साल इस प्रोसेस को न्यू ईयर के नाम से जानते हैं, नया वर्ष मनाते हैं पूरी दुनिया में धूमधाम से। बात क्लियर हो रही है? तो ये गति जिसमें कोई कण अपनी निश्चित पथ को एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता है, तो इसकी गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। और ये जो फिक्स्ड टाइम पीरियड आता है ना, इस फिक्स्ड टाइम पीरियड को हम लोग समय अंतराल के नाम से जानते हैं, कैपिटल टी के नाम से जानते हैं। आवर्तकाल भी बोल सकते हैं, जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल मैंने बताया 365 दिन 5 घंटे 43 मिनट समथिंग सेकंड आता है। दूसरा सर, दोलनी गति क्या है, इसमें क्या अंतर है? तो देखो, दोलनी गति में क्या होता है, हम लोग केवल पॉइंट जो हमारे काम की है हम उसको लिख रहे हैं, ये नहीं कि किताबी परिभाषा टाइप की चीजें हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की नियत रखेंगे। जो फैक्ट है, जो काम की चीजें हैं, बस हमको उतने से राबता रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं ना। अब बात करते हैं सर दोलनी गति की। दोलनी गति में क्या खास बात होती है? तो सर, इसमें भी कण, ठीक है, पथ की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, पथ की पुनरावृत्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी पथ की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कण जो है एक निश्चित पथ के चारों ओर गति करेगा। परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति होती है। माध्य स्थिति के दोनों ओर गति, दोनों ओर गति होना चाहिए। जो मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन के जब दोनों साइड हम लोग मोशन करते हैं, तब हम लोग उसे क्या नाम देते हैं? तब हम उसे नाम देते हैं दोलनी गति। अब ये दोलनी गति में भी दो अलग अलग सेक्शन है। जैसे मान के चलिए कि ये एक मेरा बड़ा सा कटोरा है और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉल ड्रॉप कर दिया, तो आपको पता है ये बॉल नीचे उतरेगा। ये है इसका मीन पोजीशन। तो इस मीन पोजीशन के नीचे तक जाएगा, फिर वापस इस बॉल जो है यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और फिर वो यहाँ इस बिंदु तक चढ़ेगा, फिर वापस लौट के आएगा। यस और नो? तो यहाँ पर देखो, ये है मेरी माध्य स्थिति मीन पोजीशन, है ना, माध्य स्थिति मीन पोजीशन। और ये मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या हो रही है? गति हो रही है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं पढ़ना, माध्य स्थिति मीन पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हालांकि भारत में एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ओके, तो ऐसी गति जिसमें कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? दोलनी गति। इसमें भी एक पॉइंट है। पॉइंट ऐसा है कि सर, अगर आयाम
आयाम क्या होता है, ये जो अधिकतम विस्थापन ये कवर कर रहा है ना, ये विस्थापन एक साइड का, ये दूरी जो आती है एक साइड की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की जो दूरी आती है, इस दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो सर इसको एम्पलीट्यूड नाम देते हैं, आयाम नाम देते हैं। तो आयाम का एक लाइन में डेफिनेशन क्या बनता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आप आयाम बोलोगे। सर अगर हमारा आयाम आयाम अधिक है, आयाम क्या है सर, अधिक है, तो इस गति को हम लोग कौन सा गति बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो ये दोलनी गति है। ये कौन सी गति है सर, दोलनी गति है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि सर अगर हमारा आयाम जो है, हमारा मीन पोजीशन जो है, सॉरी एम्पलीट्यूड जो है, इसकी वैल्यू कम है दोस्तों, तो यही दोलनी गति एक नए गति के नाम से जानता है, वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति। जैसे आपको पता है कि जब हम लोग पानी पे पत्थर फेंकते हैं तालाब में तो एक गोला बनता है, गोला बढ़ते जाता है, तो वो गोला क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वहां दो अलग अलग मोशन हो रही हैं। एक जो एनर्जी या जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, आगे एक दूसरे को स्थानांतरित कर रहे हैं। और एक दूसरा वेव जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो तटीय क्षेत्र तक ना पहुंच पाए। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ दो मोशन है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो जल के अणु हैं उनकी गति है, और उनकी गति कैसी गति है, उनकी गति वाइब्रेशनल मोशन है, कंपन गति है, और वो उस डिस्टरबेंस को, उस एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए गोले का आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा है तरंग की गति, तरंग जो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर वो जो जल के अणु कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, पर वो भी अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कभी भी मीन पोजीशन, माध्य स्थिति को मानक मान के उसके दोनों ओर जब गति की जाती है, तब उस गति को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दोलनी गति। दोलनी गति को मतलब ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। और ऊपर वाला हमारा क्या था सर, ये है हमारा आवर्ती गति, दिस इज पीरियोडिक मोशन। दोनों में अंतर समझिएगा, ये जो मोशन है दिस इज पीरियोडिक मोशन, इंग्लिश में हम इसे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, एंड दिस इज ऑक्सिलेटरी मोशन, शॉर्टकट में हमने लिख दिया ऑक्सिलेटरी मोशन, ओके। दोलनी गति, ऑक्सिलेशन करना दोनों ओर। अच्छा, सरल आवर्त गति क्या है, तो सर देखिए सरल आवर्त गति में दोलनी गति यही और आवर्ती गति, दोनों में बेसिक अंतर आपने ये देखा कि सर इसमें निश्चित पथ की पुनरावृत्ति होती है, इसमें जो आपका ट्रैक रहता है ना, ट्रैक, ये ट्रैक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित पथ रहेगा, ट्रैक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और टाइम भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहां पर ऐसा होता है क्या कि सर मैंने एक बड़े से कंटेनर में बॉल डाला, वो बॉल अभी इधर जाएगी, ऊपर तक आएगी, फिर वो धीरे से क्या होगी, थोड़ी सी कम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर समय के साथ उसका एम्पलीट्यूड घटते 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 एक टाइम पे क्या बात क्या हो जाएगा, वो वहीं पर आकर बैठ जाएगा मीन पोजीशन पे, उसका जो मोशन है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझिए कि जो टाइम ऑफ ऑक्सिलेशन है वो हमेशा फिक्स नहीं है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मीन पोजीशन को सराउंडिंग मान के मोशन होती है, ठीक है। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा ना, पेंडुलम वॉच ऐसे ऐसे चलते रहते हैं मीन पोजीशन के दोनों ओर, ओके। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको आप SHM बोलते हो, सरल आवर्त गति, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सर इसके बारे में ये बात जान लीजिए, ये अपने आप में क्या है, एक आवर्ती गति है, एक विशेष आवर्ती गति, नाम में ही सरल आवर्त गति लिखा हुआ है, मतलब पथ और समय अंतराल क्या रहना है, फिक्स रखना है। सॉरी एक विशेष आवर्ती गति है ये, ठीक है, जो कुछ शर्तों का पालन करती है। कुछ शर्तें क्या है, इसके कुछ कंडीशंस है, शर्तें हैं। अब उन शर्तों को थोड़ा सा आप लोग जानेंगे, कंडीशंस को जानेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट कंडीशन, कि भैया सरल आवर्त गति में ना, ठीक है, जो माध्य स्थिति अथवा साम्यावस्था है, मतलब ये देखो, ये है तो आवर्ती गति,
मतलब अपने पाथ को, अपने टाइम पीरियड को ये रिपीट करने वाली है, बट ऑक्सीलेटरी मोशन के तर्ज पे कार्य करेगी। मतलब कि जैसे आपने देखा कि आवर्ती गति में कोई माध्य स्थिति नहीं थी, वो पूरा कंप्लीट सर्कल मार रहा था जैसे पृथ्वी सूरज के चारों चल रही थी, पर जब आप दोलन गति देख रहे थे तो एक माध्य स्थिति थी जिसके दोनों ओर ऐसे ऐसे मोशन हो रही थी। तो ये दोनों का मिक्स वर्जन रहेगा, मतलब ये पीरियोडिक मोशन रहेगा, मतलब इसमें टाइम पीरियड भी फिक्स रहेगा, इसमें पाथ का रिपीटेशन भी होगा, साथ ही साथ में मीन पोजीशन भी रहेगा। तो माध्य स्थिति के दोनों ओर गति होगा, है ना, माध्य या साम्य स्थिति के दोनों ओर गति। नाम है आवर्ती गति, बट साम्य स्थिति का प्रयोग करेगा। लिखिए मोशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, दोनों ओर गति, है ना। मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को सरल आवर्त गति में ध्यान में रखना है कि सर इस केस में ना कण पर लगने वाला जो त्वरण या कोणीय त्वरण होता है माध्य स्थिति से विस्थापन के कहना चाहिए समानुपाती होता है, और दिशा जो रहेगी वो माध्य स्थिति की ओर रहेगा। ठीक है, जो कोणीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण या त्वरण भी बोल सकते हो, त्वरण बोल लो, वो एक्चुअल में क्या रहेगा पता है सर, वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती रहेगा। कैसे रहेगा दिखाता हूं मैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कभी भी मुझे लीनियर मोशन में त्वरण लाना है तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करूंगा। तो ये चीज को बोल रहा हूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लो। क्यों माइनस एक्स? क्योंकि याद रखना त्वरण की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर रहेगी, त्वरण की दिशा माध्य स्थिति की ओर रहेगी। विस्थापन कहाँ हो रहा है? आपने अभी भी देखा, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है सर? ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, यहाँ पर ये जो बॉल है वो ऊपर जा रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन हमेशा किधर रहेगा? टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट साइड में है। सिमिलरली अगर बॉल यहाँ है, ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी है, तो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? मीन पोजीशन की ओर। यह है आपका मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये बात समझ में आ रहा है कि त्वरण की दिशा सदैव क्या है? सदैव माध्य स्थिति की ओर है। ठीक है, माध्य स्थिति में। तो इसलिए माइनस एक्स लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है बट एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। ठीक है, बट हाँ अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो तो भी एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ना दोनों के डायरेक्शन को मैंने ऐसा नहीं लिखा कि त्वरण और माध्य विस्थापन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, नहीं, मैंने बस इतनी सी लाइन लिखी है भैया त्वरण जो रहेगा वो माध्य स्थिति की ओर रहेगा। वो विस्थापन की दिशा में भी हो सकता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में भी हो सकता है, बात खत्म। विस्थापन की दिशा में होगा अगर, तो स्वाभाविक सी बात है स्पीड बढ़ते जाएगी, और अगर विस्थापन के विपरीत दिशा में हो रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड घटते जाएगी। ठीक है, तो हम जैसे जैसे नीचे उतरते हैं हमको पता ना स्पीड जब से ज्यादा होती रहती है, और इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे आपकी जो वेलोसिटी रहती है, स्पीड रहती है, वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट पे आयाम की स्थिति में आपकी वेलोसिटी या स्पीड क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। बट ये बात बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना कि त्वरण जो है वो सरल आवर्त गति में विस्थापन के व्युत्क्रम उसकी दिशा विपरीत है। बिल्कुल दिशा विपरीत नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो नीचे ही है, हमेशा मीन पोजीशन के टूवर्ड लिखा है, बस मैंने इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा और हम लोग को एक नया रिलेशन मिलेगा, ये ओमेगा स्क्वायर। कहां से आएगा ओमेगा स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है ना, ये जनरल इक्वेशन है एसएचएम का। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे जनरल इक्वेशन यही लिया जाता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कैसे आएगा अभी हम इसको पूरा पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे, परेशान मत होइएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम में ही आप लोगों को सरल आवर्त गति है, मतलब ये एक विशेष प्रकार की आवर्त गति है जो दोलनी गति जैसा कार्य करती है, मतलब मीन पोजीशन के दोनों ओर मोशन करती है। और क्या क्या स्पेशल पॉइंट हमने पकड़ा कि सर एक तो मीन पोजीशन तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा पाथ और टाइम पीरियड यहाँ पर फिक्स रहेंगे,
ये नहीं कि दोलनी गति के जैसे पाथ और टाइम पीरियड अलग अलग होगा कि यहाँ से बॉल छूटा तो फिर वो बॉल धीरे धीरे मेन पोजीशन पे कभी नहीं बैठेगा, वो बॉल उसी एनर्जी से वहां तक हमेशा पहुंचते रहेगा, जैसे सिंपल पेंडुलम का वॉच रहता है। जितना पेंडुलम को कवर करना है वो उतना दूरी हर बार कवर करेगा, हर बार, यानी कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर इसका जो त्वरण रहेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन माध्य स्थिति की ओर रहेगी। ये मैंने नहीं कहा कि त्वरण का दिशा विस्थापन के विपरीत रहेगा, बिल्कुल नहीं। विस्थापन की दिशा के विपरीत भी हो सकता है, विस्थापन की दिशा में भी हो सकता है। इसी कारण स्पीड बढ़ेगी, इसी कारण स्पीड घटेगी, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो त्वरण रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कहां से आता है ये हम जानेंगे। दिस इज द जनरल इक्वेशन, इसको आप बस लिख लीजिए। सरल आवर्त गति का ये क्या है सर, द वेरी जनरल इक्वेशन है। याद रहेगा। चलिए आगे आइए। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हम लोग को यहाँ पर जाननी है, समझनी है दोस्तों, कि भैया जो हमारा सर्कुलर मोशन भी है ना, इसे भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ, एसएचएम जो है वो दो भागों में है। पहला सर रेखीय सरल आवर्त गति। रेखीय सरल आवर्त गति को हम कैसे दिखाएंगे पता है, देखिए अभी शायद आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, कि मान के चलिए सर हमने ना एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा ब्लॉक सिस्टम बनाया जिसमें मैंने एक स्प्रिंग से इसको कनेक्ट कर रखा है। एम मास का एक हमारा सिस्टम है, ओके। अब स्वाभाविक सी बात है, आप इसे पुल करो या आप इसे पुश करो, आपकी जो भी अपनी स्वयं की इच्छा है, ठीक है। जैसे प्रेस करके छोड़ोगे तो वो स्प्रिंग क्या करेगा, एक लीनियर, ये इसका मान के चलिएगा कि मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन के जितना उधर जाएगा उतना ही इधर वापस आएगा। आप बोलोगे एक टाइम के बाद रुक जाएगा, भैया अगर वो रुक गया तो वो फिर दोलनी गति थी, वो सरल आवर्त गति नहीं थी। सरल आवर्त गति में टाइम पीरियड भी आपको फिक्स मान के चलना है, वो स्प्रिंग करते रहेगा। वो स्प्रिंग ऐसा ऋतिक रोशन जैसे डिडिन 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 करते ही रहेगा, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। वो एक पल का जीना देखे हो ना, वहीं पर चलने वाला है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और वो कर रहा है, ठीक है। चलिए आइएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आप लोग का जो एक मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा, जैसे स्प्रिंग का मोशन मैंने आप लोग को बता दिया। दूसरा जो कोणीय सरल आवर्त गति है, इसमें क्या होगा सर, हाफ सर्कुलर मोशन कवर कर रहा होगा, लाइक अ पेंडुलम। एक पेंडुलम को पकड़ा मैंने एम मास के, उसको थोड़ा सा टिल्ड करके मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो आपको पता है कि वो ऐसा मोशन करते हुए यहां तक पहुंचेगा। यस और नो जी, ठीक। तो ये जो मोशन हो रही है इसमें सर्कुलर मोशन का लूप आ रहा है, यस और नो। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड तो अभी भी फिक्स रहेगा। अच्छा एक चीज और, जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है ना दोस्तों, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है। पिछली बार के एमपीटेट के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ था, ठीक है। सिंपल पेंडुलम जो हम यूज करते हैं, सिंपल पेंडुलम, उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बस पढ़ा देना चाहता हूं। बात निकली है तो थोड़ी दूर तक चला गया है भाई। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो हमेशा याद रखिए 2 पाई रूट में L/G होता है, पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आदर्श पेंडुलम अगर है हमारे पास, आदर्श स्थिति है, तो एक आदर्श पेंडुलम के लिए आप बताइए कि आवर्तकाल कितना होता है। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो। एक सिंपल या आइडियल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, ये आपके एमपी टेट का क्वेश्चन है। तो भैया कितनी होती है, तो सर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड क्यों, क्योंकि सर मीन पोजीशन से 1 सेकेंड इसको जाने में लगेगा, वापस मीन पोजीशन में आने में आपको 1 सेकेंड लगना है, तो इसको 2 सेकेंड लिया जाता है। या एक पूरा कंप्लीट जो आवर्तकाल हो रहा है वो 2 सेकेंड का है, ना कि 1 सेकेंड का है। हम लोग को हमेशा क्या लगता है, आइडियल टाइम मतलब 1 सेकेंड। पेंडुलम के लिए आइडियल टाइम 2 सेकेंड का है, जाना भी है और आना भी है वापस। तीसरा पॉइंट कि सर अगर मान लीजिए हम लोग अर्थ के कोर में हैं, कहा है सर, कोर में है। अर्थ के कोर में आप लोग को पता है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0। तो अगर आपने एक पेंडुलम वॉच लेके अर्थ की ग्रेविटी के अंदर चले गए हो, तो उस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, समय रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि भैया जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और किसी भी चीज का डिनोमिनेटर क्या होता है, अनंत, नॉन डिफाइंड। तो याद रखिए
अर्थ के गर्भ में, अर्थ के कोर में, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ग्रेविटी में आपने पढ़ा है कि जितना नीचे जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से जितना ऊपर जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाता है। नीचे जाने पे आपने देखा होगा ना, जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस एच बाई आर लेते हैं, और ऊपर जाने पे जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर लेते हैं। ऊपर जाने पे दुगनी स्पीड से घटती है। और अर्थ के गर्भ में, मतलब कोर ऑफ अर्थ में, आप लोग की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य लेना है। तो टाइम पीरियड कितना है, अनंत। तो अगर मैं किसी सिंपल पेंडुलम को अपने साथ कैरी करूं और ऐसा शिप बना लूं जो मैग्मा उग्मा सब पार करके अर्थ के गर्भ में चले जाए, वो पेंडुलम वहां पे रुक जाएगा, समय दिखाना बंद कर देगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो इस पे सवाल पूछ दिए जाते हैं कई कई बार, आपको घबराना नहीं है। चलिए, अब जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी जो अभी तक आपने पढ़ा है ना, अब उन्हीं पे थोड़ी थोड़ी बातें आएंगी। जैसे माध्य स्थिति क्या है, तो भैया माध्य स्थिति मतलब वह बिंदु जिसके दोनों ओर क्या करेगा, कण दोलन गति कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और समझना, मैं यहां पर ना एक एक डायग्राम और बना रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझाना। इसको ना उधर बना देता हूं दोस्त, ताकि ना एकदम अपन ना यहां से चीजों को एकदम पकड़ लें। अब रियल एसएचएम हमारा यहां से चालू हो रहा है भाई, अब पढ़ाई शुरू कीजिएगा। अभी तक तो बेसिक बेसिक बातें चल रही थी, अब रियल फिजिक्स यहां से हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रियल फिजिक्स, सोचेंगे बस। ठीक, ये है हमारा मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। मैंने छोटी छोटी बातें आपको बस एक बार बता देता हूं, वही चीजें टर्म्स के उसमें लिखी जाएंगी। ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो स्थिति आती है, जो अधिकतम विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसे हम क्या नाम देते हैं जी, इस दूरी को हम क्या नाम देते हैं, आयाम। ए मतलब एम्पलीट्यूड, हिंदी में क्या नाम देंगे, आयाम। चलो, आयाम क्या है, तो माध्य स्थिति से तय किया हुआ अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, सुनोगे मेरी बात को? जैसे आप भी बैंकिंग रोड कभी भी तो कभी घूमे होगे, जैसे ब्रिज के ऊपर चढ़ते हो और फिर ब्रिज से नीचे उतरते हो, फिर दूसरे ब्रिज पे तुरंत चढ़ना है, ऐसा रहता है ना सड़कों पे कई कई बार। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप ब्रिज से नीचे उतर रहे होते हो, आपको, आप साइकिल वाइकिल पे हो, आपको पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप देखते हो कि आप जितना नीचे उतरते जाते हो, आप जितना नीचे उतरते जाते हो ना, आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही होती है। तो मीन पोजीशन पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है बोले तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है, मिनिमम। क्यों मिनिमम? क्यों? क्योंकि यहां पर हाइट तो जीरो है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो हो गई। बात पकड़ में आया? सेम जब हम लोग एम्पलीट्यूड के पोजीशन पे पहुंचेंगे, जब वेलोसिटी आपके आयाम के बराबर हो जाएगा, उस समय वेलोसिटी की, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट आपका आयाम के बराबर हो जाएगा, उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट अभी ऊपर तो गया था, बट यहीं से ऑब्जेक्ट अब नीचे भी उतरेगा। तो जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो हमने पढ़ा है ना फिजिक्स में, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी आप जीरो मानते हो। तो जब मैक्सिमम हाइट पर हमारा बॉल थ्रो होता है, वहां से वो लौट के आता है, तो उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम, बॉल थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, नीचे हम लोग बॉल ड्रॉप करते हैं, जमीन से जाता है, जाता जाता है, वेलोसिटी रहती है, टकराता है और उछल के वापस आता है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। तो टकराने की स्थिति में फिजिक्स में हमेशा जीरो वेलोसिटी काउंट करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां भी हो रहा है, डायरेक्शन जब भी चेंज होता है फिजिक्स में वेलोसिटी जीरो है। व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, हियर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो। एंड जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है, कहता है कि भैया टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। और टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल का मिक्सचर है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मिक्सचर है। तो जहां पर काइनेटिक मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल मिनिमम है, जहां पर पोटेंशियल मिनिमम है वहां काइनेटिक मैक्सिमम है। तो अगर मैं दोस्तों एक ग्राफ बना दूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का, सुनिएगा बात को मेरे, इस प्लॉट को थोड़ा सा ना नजाकत से पढ़िएगा, क्योंकि हमेशा इस पे सवाल आया करता है। तो एक प्लॉट मैं ऐसा बना रहा हूं, और एक प्लॉट में ऐसा बना रहा हूं, और थोड़ा सा
बन जा रहा है जैसा भी, तुम लोग समझ लेना। ठीक, आपसे ये पूछ देगा कौन सा प्लॉट काइनेटिक का है, कौन सा प्लॉट पोटेंशियल का है। ऑरेंज वाला, सॉरी ग्रे वाला काइनेटिक, ब्राउन वाला काइनेटिक का है कि ब्लू वाला। तो देखो ये है मेरा पोजीशन, मीन पोजीशन है ना, ये हमारा माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है। जब डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, जब डिस्प्लेसमेंट घट रहा था आप मीन पोजीशन की ओर बढ़ रहे थे, आपकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही थी, कौन सी एनर्जी बढ़ रही थी। तो हमने ये बात पता कर ली है कि सर जब हमारा डिस्प्लेसमेंट घट रहा था, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से मेजर कर रहे हो, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। मतलब जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट में नीचे आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट ऊपर जाना चाहिए। तो ये रहा आपका ब्लू वाला प्लॉट, काइनेटिक एनर्जी का है। डिस्प्लेसमेंट जैसे एकदम जीरो हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे चली गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे आया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे। और ये वाला फिर प्लॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को। तो डिस्प्लेसमेंट घटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए कि फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है मतलब पोटेंशियल घटी है, ये टोटल कंजर्व्ड एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हमारा ब्लू वाला जो प्लॉट है वो काइनेटिक एनर्जी है, हमारा ब्राउन वाला जो प्लॉट है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछ दिए, तो ये ग्राफिकल नोटेशन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। अब इन्हीं पे ना जो जो इंपॉर्टेंट आपने काम किया उसी को लिखना है। माध्य स्थिति क्या है भाई, ठीक है। तो माध्य स्थिति क्या है, पहला यहां कार्यरत प्रत्यानयन बल, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, कोई बल ना खींच रहा होगा ना ढकेल रहा होगा। यहां माध्य स्थिति में एक दो पॉइंट ऐसे ही लिख देते हैं, कार्यरत प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स बल बराबर क्या होता है, शून्य। दूसरा पॉइंट, माध्य स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, मिनिमम होता है, विच इज इक्वल्स टू जीरो। तीसरा पॉइंट यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम। चौथा पॉइंट यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। बात समझ में आया। तो भैया मीन पोजीशन पे आपने ये सारे पॉइंट समझ लिया। आपसे पूछेगा सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति की क्या परिभाषा, तो वह बिंदु जहां पर प्रत्यानयन बल का मान, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू शून्य हो, जहां पर कम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो, ऐसे बिंदु को ही हम लोग सरल आवर्त गति की क्या कहते हैं, माध्य स्थिति का नाम देते हैं। बातें सबको समझ में आ गई, यस और नो, ठीक। दूसरा आता है सर प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल की क्या परिभाषा बनेगी, वह बल जो वस्तु को माध्य स्थिति तक लाने का प्रयास करेगी। हर बार माध्य स्थिति तक लाने के लिए जो बल कार्य कर रहा है ना, ये अलग सेक्शन था, मतलब इसी की पूरी पढ़ाई यहां पर हम लिख रहे हैं। माध्य स्थिति में लाने हेतु कार्य करेगी। टाइप ऑफ फोर्स वर्क फॉर रिटर्न द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, आप यहां से छोड़ोगे तो मेन पोजीशन की ओर जा रहा होगा, ऊपर जाएगा तो भी नीचे आने का प्रयास करेगा, मतलब फिर से रिपीट कर रहा है। उसी के कारण तो हमारा क्या हो रहा है, दोलनी गति हो रही है, मेन पोजीशन के दोनों ओर चीजें आगे पीछे जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो बल रहेगा, ये जो प्रत्यानयन बल है, हमेशा विस्थापन के विपरीत है, सदैव विस्थापन के विपरीत, सदैव विस्थापन के विपरीत कार्य कर रहा है। इट इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इट विल ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के विपरीत। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा विपरीत हो जरूरी नहीं है, बट भैया रिस्टोरिंग फोर्स, उसका नाम ही है रिस्टोरिंग। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है तो वो नीचे की ओर उतरेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, सिंपल सा बात है। अब आते हैं सर आयाम को एक लाइन में मैं बोल सकता हूं सर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माध्य बिंदु से, ठीक है, माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसको आप इंग्लिश में भी लिखोगे क्या, दिस इज मीन पोजीशन,
इसको तो शुरू से जानते हो, इलास्टिसिटी भी पढ़ के आए हो। रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक, माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन। अच्छा, आयाम की स्थिति में कुछ कुछ चीजें थी कि भैया आयाम की स्थिति में आपने देखा वेलोसिटी क्या था, जीरो, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ गया, जीरो, या मिनिमम हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी आयाम की स्थिति में क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि हाइट मैक्सिमम पे पहुंच गए हो ना, इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो सवाल कहीं से भी उठ जाएगा दोस्त, आपको हर तौर पे हर तरीके पे तैयार रहना है। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बातें, प्यारी सा लग रहा है, बोर्ड भी सुंदर दिख रहा होगा, एकदम मजे से पढ़ना है। आओ, नोट्स भी अच्छा लगेगा आज तो। अब दोलन की बात हो रही है भाई, सारी चीजें हमने वो दो ग्राफ के अंदर सारी चीजें हमने समेट ली हैं, बस उन्हीं उन्हीं चीजों को इलेबरेट कर करके पढ़ना है और कुछ नहीं है। दोलन क्या है, तो भाई देखिएगा दोलन क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे सर दोलन या कंपन की, तो एक कण के माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक, फिर चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक, और इसके पश्चात फिर दूसरी ओर चरम स्थिति तक, पुनः माध्य स्थिति तक आना जाना ही क्या कहलाएगा, दोलन। तो मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति एक निश्चित समय अंतराल में, बस ये वर्ड जोड़ लो, क्योंकि यहां पर एसएचएम में ना टाइम पीरियड फिक्स रखना, गति एक निश्चित समय अंतराल में। समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में। ओके, चलिए आवर्तकाल क्या है, तो भैया एक दोलन करने में जितना समय लगता है माध्य स्थिति के दोनों ओर एक दोलन कंप्लीट करने में, जैसे एक पेंडुलम को मैंने यहां से छोड़ा, ऐसे जाएगा वापस लौट के यहीं पर आएगा, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड लगा है, ठीक है, उसी को आप उसका क्या बोलोगे, उसका आवर्तकाल। मतलब एक दोलन, एक कंपन बोल लो या दोलन बोल लो, एक कंपन अथवा दोलन पूरा करने में लगा समय, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ ऑक्सीलेशन, ठीक है, पूरा करने में लगा समय। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, एमपी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगा समय, क्योंकि दोलन में आवर्तकाल आ गया है ना, आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज ऑक्सीलेशन, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। भैया सुनिएगा, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है कि जो आवर्तकाल होता है या जो आवृत्ति होती है ना, वो आप सबने पढ़ा है, 1 बटा आवर्तकाल होता है। हम सब जानते हैं इस बात को कि फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। ओके, कोई लोड नहीं है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आवृत्ति को कई बार इससे रिप्रेजेंट करेंगे, कई बार एन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 1/टाइम पीरियड। मध्य प्रदेश पीजीटी में क्या पूछा था पता है, आपसे सवाल ऐसा डाल दिया था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, बच्चे थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल बताइए कितना होता है, ये आपसे 4 ऑप्शन में डाला था। तो भैया आवृत्ति और आवर्तकाल को अगर मैं गुणा करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, या ऑप्शन के अंदर मौजूद था, बोला था 1 0 0 से 1 2, ऐसा 4 ऑप्शन सजा दिया था। पीजीटी का क्वेश्चन है, जाइए पिछले बार के टेट का पेपर देखिए, वहां पर आपको ये सवाल दिख जाएगा। ठीक है, तबीयत खराब हो गई है दोस्त। आवृत्ति समझ गए, बस वही चीज है, आवृत्ति की यूनिट क्या रहेगी, हर्ट्ज में रहेगी, और कोणीय आवृत्ति क्या रहेगा, तो भैया आवर्त गति करते हुए कण की आवृत्ति को 2 पाई से गुणा करा देना है। ये कब लागू होगा, जब आवर्त गति करे, आवर्त गति मतलब रिपीटेशन अलाउ, ठीक है। ये एक्चुअल में जो हमारा कोणीय आवृत्ति आता है, कोणीय आवृत्ति आता है, एक आवृत्ति अगर हमने, आवृत्ति हमको याद है, ठीक है, कोणीय आवृत्ति याद रखिएगा, कोणीय आवृत्ति एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है सर, 360 डिग्री 2 पाई इंटू रेखीय आवृत्ति,
ये है कोणीय आवृत्ति का संबंध। और आवृत्ति क्या है वो तो मैंने बता दिया कि भैया एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार कंपन करती है उसी चीज को उसकी आवृत्ति कहते हैं, कंपनों की संख्या। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, कोणीय आवृत्ति जो है, या इसी को चाहो तो 2π×n करके भी लिख सकते हो, है ना। और अच्छा, इस कोणीय आवृत्ति को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कई बार कोणीय वेग भी कहते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 2π×n आप सबने पढ़ा है, याद आ रहा है। या इसी को आप लोग लिख सकते हो 2π, n की वैल्यू कितनी थी 1/t, तो 2π/t। अब बन गया कि नहीं। आपसे अब नया सवाल क्या पूछ देगा पता है इस साल, जैसे पिछले साल आपसे आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणांक पूछ दिया है, इस साल आपसे कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग और आवर्तकाल का गुणनफल पूछ देगा। तो उसका आंसर कितना लेना मेरे भाई, 2π लेना। कितना, 2π। ये ऐसा ऑप्शन सजा के दे देगा। अब अच्छे अच्छे लोग उस पर फंस जाते हैं, कई बार हम हार्ड पढ़ने के चक्कर में इजी चीजें स्किप कर देते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो याद रखिएगा आगे से, कोणीय आवृत्ति बोल ले या कोणीय वेग बोल ले, उसका आवर्तकाल के साथ जब भी गुणा कराओगे तो वैल्यू कितनी आनी है, हमेशा 2π आनी है। ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, फॉर्मूला ले लेना है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, तो ओमेगा इंटू टी इक्वल टू 2π। ठीक है, कि पिछली बार ये पूछ चुका है तो चांस है। और क्या, कला क्या होता है, तो भैया वो भौतिक राशि है जो आवर्त गति कर रहे कण के, कला के बारे में बात करें थोड़ा सा, इसको स्क्रॉल करता हूं। ठीक, फेज, कला को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, फेज। फेज, तो कला क्या है भाई, तो एक भौतिक राशि है जो आवर्त गति कर रहे कण की साम्य स्थिति और उसकी दिशा, गति की दिशा का बोध कराती है। ये एक्चुअल में क्या करती है, तो आवर्त गति कर रहे कण की साम्य स्थिति, साम्य स्थिति एवं कण की गति की दिशा ना, एवं कण के गति की दिशा का बोध कराती है। दिशा का बोध कराती है, बोध कराती है, उसकी कला कहलाती है। ठीक है, चलिए, छोटा सा बस टर्म है, याद रख लीजिएगा। अब आगे से याद रखना एक जनरल इक्वेशन जो हम लोग हर जगह यूज करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आता है ए साइन थीटा, या इसी को कोई बच्चा चाहे तो ए साइन ओमेगा टी लिखता है अगर फेज एंगल 0 है तब, और अगर फेज एंगल समथिंग है तो इसको हम लोग ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कला को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल फाई से। समझ में आ गया। तो एक एक टर्म्स आपको क्लियर है, और बड़ी बेसिक से इंट्रोडक्टरी हमने आज की क्लास कवर की है, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज पे काम किया है कि क्या क्या यूज होता है पूरा सरल आवर्त गति में। सरल आवर्त गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, आवर्ती गति क्या है, दोलनी गति क्या है, सरल आवर्त गति क्या है, और सरल आवर्त गति में क्या क्या स्पेशल पैरामीटर्स यूज होते हैं, मीन पोजीशंस पे क्या पॉइंट रहते हैं। तो मीन पोजीशन पे आप वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लोगे। अधिकतम विस्थापन को हम किस नाम से जानते हैं, आयाम नाम से जानते हैं। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक मिनिमम रहेगी, वेलोसिटी भी मिनिमम रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, अब फिर मैंने ग्राफिकल नोटेशन बताया, फिर ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हमारे आज यूज हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ तक की चीजें सब लोग को अच्छे से क्लियर रहेगी। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल आवर्त गति का समीकरण। ठीक है, मतलब मेन जो पढ़ाई रहेगी वो कल से रहेगी। ये वाला जो लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग अच्छे से जान गए, समझ गए। एक आध बार रिवीजन कर लेना, कल पढ़ाई भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।